हम्म, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी बेटे, क्या स्टेटस है? 4 भारती। हाँ जी सर। क्या स्टेटस है बेटे चैप्टर का? सर पहले वो जो आपने दिए तो सारे हो गए और जो कल करवाया था उसके मैंने 12 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है जी, मतलब वो तो ये तो देखो, ये वाले रिटर्न करने वाले क्वेश्चन नहीं है आपको, ये तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं बस। आप सर इसको फिर भी रिटर्न नहीं करेंगे, भी मैंने करोगे मुझे याद है कि वैसे मैं कह रहा हूँ बेटे, आप इसको रिटर्न नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको याद करना, मान लो गुडविल है, इसका हेडिंग सब हेडिंग बताना है, आप लिख के कर लो या वैसे पढ़ लो, बात तो एक ही है, क्योंकि ठीक है अल्टीमेटली तो क्रैमिंग करके रखनी पड़ेगी आपको इस सब की। ठीक है ठीक है, तो सिर्फ 12 तक ही पढ़ेंगे बस। मुझे लगा चार्ट में तो कर दिए होंगे सारे क्वेश्चन। अब देखिए कोई बात नहीं। ध्रुव ध्रुव मेहता सर 12 तक रिटर्न करे और पहले का हो गया था, आज सारे इसको खत्म हो बेटे, गए। इसको मतलब ये आप सभी के लिए इंस्ट्रक्शंस है, आप रिटर्न चाहे नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, आप एग्जांपल को वर्बली रीड कर लो और इवन प्रैक्टिस को वर्बली कर लो आप चाहे, क्योंकि अल्टीमेटली वही लिखना है और वही आंसर है, वही आंसर दिया हुआ है, वही तुम्हें लिखना है। समझ रहे हो ना? रिटर्न में करना है तो पूरी बैलेंस शीट को या इनकम स्टेटमेंट को दोबारा दोबारा बनाकर देख लो, वो तो रिटर्न करना समझ आती है, उसको तो क्योंकि क्रैम करना पड़ेगा। ये चीजें तो सीधा आंसर ही लिखना है, सिर्फ पढ़ भी लोगे तब भी चल जाएगा। और माइंड में भी रखना, मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर टोटल हमारे 4 मार्क्स के हैं, सिर्फ 2 नंबर का चैप्टर है हमारा, ये भी दिमाग में रखना। और उसके लिए क्या है कि 1 मार्क्स से क्वेश्चन आने हैं, उसमें इसी तरह का क्वेश्चन आता है ज्यादातर, तो आपको आइटम नेम बता देता है, आपको उसका हेडिंग सब हेडिंग बताना होता है। इससे पहले हमने जितने भी आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L क्वेश्चन रीड करवाए हैं, अगर हम लास्ट 10 ईयर की बात करते हैं तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे। ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि आपसे मेजर हेड पूछ लेता है, सब हेड पूछ लेता है, इंफॉर्मेशन दे देता है, उसका मेजर हेड सब हेड बताओ। 99% यही क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कह रहा कि हमने बाकी क्वेश्चन नहीं करने, करने तो हमने सारे क्वेश्चन है, लेकिन कोई ऐसा रिटर्न करने वाली इसमें बात नहीं है। फटाफट पढ़ लो, 2-3 बार भी क्वेश्चन कर जाओगे तो अपने आप अच्छे से हो जाएंगे। हाँ जी ध्रुव पृथ्वी। यस सर, फर्स्ट चैप्टर हो गया था और ये सब हेडिंग्स वाले सारे पढ़ लिए थे। कितने मतलब एग्जांपल सारे रीड आउट कर लिए आपने बेटे? हाँ जी सर, एक बार तो पढ़े थे। कोई डाउट तो नहीं है किसी में? नहीं सर, इसमें तो रट्टा सही है। इसमें हाँ, ये तो सिर्फ रटने पड़ेंगे। जैसे मान लो ये 17 क्वेश्चन शो हो रहा है, अब इसमें मान लो पूछता है, अगर एक आधी चीज आपको नहीं भी आ रही तो आपको तो आंसर देखकर उसको याद ही रखना पड़ेगा, तो इसका ये हेडिंग होता है, इसका ये सब हेडिंग होता है, ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। हर्ष राणा। सर पढ़े थे, बस इलस्ट्रेशन ही की थी, वो नहीं करे पीछे वाले क्वेश्चन। वो कोई बात नहीं, वो भी रीड ही करने हैं आपने, वो भी रीड कर लेना, आज का दिन अभी मिलेगा आपको। बाकी एग्जाम्पल रीड कर लिए सारे? यस सर। ठीक है। हाँ जी मृदुल। सर 15 तक हो गए। अच्छा, और बाकी भी हमारे लास्ट वाले भी हुए होंगे, हमारे बीच वाले रह गए ना सिर्फ अब कुछ क्वेश्चन। यस सर। ठीक है बेटे। पलक। यस सर। पलक तुमने कॉमन साइज का सेंड कर दिया था क्वेश्चन कंप्लीट? हाँ जी सर, कर दिए थे। अच्छा अच्छा, ये वाला रीड हो गया बेटे चैप्टर फर्स्ट? हाँ जी, ये कर लिया कंप्लीट। हाँ जी, इलस्ट्रेशन हो गया, प्रैक्टिकल आज कर लूंगी। वो भी हो जाएंगे, वो भी सेम है, वो भी आज कर लेना, मतलब प्रैक्टिकल भी करने तो है ही खैर।
हाँ जी। कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी तरह की? नहीं, अभी तो नहीं आई। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप बता दो फिर मुझे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कहाँ दिखाएंगे बेटे हम? प्रीलिमिनरी अब मुझे भी पता लग जाएगा ना, आपने पूरे एग्जाम्पल पढ़ लिया तो मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना भी हाँ आपने वाकई पढ़ लिया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या? मतलब चुप हो गए तुम तो? नहीं सर मैं बताऊं? सर आपकी आवाज नहीं आई। आवाज नहीं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बेटे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ दिखाएंगे हम बैलेंस शीट में? सर मैं बताऊं? एक मिनट पलक को बताने दो पहले। पलक आवाज आ रही है बेटे? सर ये बैलेंस शीट में शो ही नहीं होती। अच्छा चलो अब मान ले, हर्ष से पूछ लेते हैं, हर्ष बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? तो कहते शो ही नहीं होती। सर सही कह रही है वो, सही कह रही है ठीक है, सर। इसका रीजन क्या है? सर ये तो ध्यान नहीं आया, रीजन पढ़ा क्या था है बस, इतना रीजन? पता था बैलेंस शीट में नहीं आएगी, ध्यान सर नहीं ये रिटर्न ऑफ कर देते हैं। गुड, ये पता, इससे पता लग गया ना वाकई आपने पढ़ लिया है, क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है कंपनी एक्ट 2013 में। उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं हमें वो वेरी फर्स्ट ईयर राइट ऑफ कर देने होते हैं, इसलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। ठीक है जी, ठीक है, मान लिया, पढ़ दिया। हाँ जी रिवांशी, यस सर। क्या सिस्टम है, कितना हो गया बेटे? सर हो गया, सारे पढ़ लिए थे मतलब सारे। और मेरे को लास्ट क्वेश्चन का पूछना था 39 का। 39 का? 39 में क्या दिक्कत आई बेटे? सर ये फोर्थ वाले का मतलब क्या होता है? किसका? 39 का ये जो फोर्थ 39 इलस्ट्रेशन में फोर्थ पार्ट है, कंट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड। देखो किसी भी तरह का किसी भी फंड में कंट्रीब्यूशन जो होता है बेटे, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। ये जैसे होता है ना कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड होता है जैसे बेटे, ऐसे उसी तरह का ये फंड होता है जो कि एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। और एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए कोई भी फंड बनाया जाता है उसमें एम्प्लॉयर की कोई भी कंट्रीब्यूशन होती है, दैट विल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है सर। और सर कमिटमेंट चार्जेस क्या होते हैं? कमिटमेंट चार्जेस किस में दिया हुआ आपको? ये हाँ जी किस में दिया हुआ बेटे? सर ये 31st क्वेश्चन में हम फाइनेंस कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। 35th क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें देखो ये जो है ना इसमें जो कमिटमेंट चार्जेस मतलब रहता है, जैसे आप लोन अवेल करवाते हैं ना बेटे, एक तरह से हमारे लोन अवेल करवाने के चार्जेस होते हैं, उसी को नेम दिया हुआ है कमिटमेंट चार्जेस। जब आप मनी बोरो करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बैंक से लोन लेते हैं, तो आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ चार्जेस हमें फॉर्मेलिटीज में देने पड़ते हैं, कि कुछ ना जो हमारी फॉर्मेलिटीज होती है बैंक के साथ लोन अवेल करने की, उसमें बैंक कुछ ना कुछ चार्जेस हमसे चार्ज करता है, जिसे हम बैंक चार्जेस भी बोल देते हैं। या इस तरह से जो हमारी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है वो जब हमें लोन प्रोवाइड करती है और उसके लिए हमसे कुछ चार्जेस चार्ज करती हैं, उसे कमिटमेंट चार्जेस बोला जाता है। ओके ठीक है, और बोलो। तो थोड़ा सा ना नेम याद रखना, नेम थोड़ा सा याद रखना है आपने, बस ये भी कमिटमेंट चार्जेस कर जाना, क्योंकि रेयर यूज होने वाले हैं बेटे ये, क्योंकि रेयरली यूज्ड है, इसलिए थोड़ा सा बार बार पढ़ते तो आपको याद रहेगा कि इसकी हेडिंग में आने हमारे लिए बहुत रेयर आएंगे। देखो यहाँ पर तो आपने पढ़ दिया, एक आधे क्वेश्चन में कमिटमेंट चार्जेस आया होगा, बाकी कहीं होगा भी नहीं। तो इंट्रोडक्शन में तो जरूर है, मतलब है कि जहां पर हम अदर बोरोइंग्स कोर्स दी हुई है उसमें तो आपको दिया हुआ है कमिटमेंट चार्जेस, लेकिन क्वेश्चन में बहुत रेयर मिलेगा आपको। मैं फिर भी आपको एक असाइनमेंट सेंड करूंगा जिसमें नियर अबाउट एक ही असाइनमेंट के अंदर 200 to 300 आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन दी हुई है और उसके बारे में हेडिंग सब हेडिंग दिए हुए हैं एट ए ग्लांस। तो जैसे यहाँ तो एक एक क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि सिर्फ 10 या 8 आइटम है, तो मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा उसमें 200 से 300 होंगी, तो वो मैक्सिमम है। उसमें से लगाकर चलो कि मोर देन 50% तो आपको वैसे ही आती होंगी, और सिर्फ जो बाकी होंगी जिसको फर्स्ट टाइम देखने में आपको लगेगा कि भी आपको सोचना पड़ रहा है, उसको टिक कर लेना, बस वही आपने बार बार देखनी है। क्योंकि मान लो अगर आपसे कोई पूछता है बिल्डिंग का हेडिंग सब हेडिंग क्या है, तो
तो सभी को मालूम है, बिल्डिंग, नॉन करंट असेट, फिर फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल, इन चीजों को तो हमें कंसिडर नहीं करना। गुडविल है, इंटेंजिबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, करंट असेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो क्योंकि ये तो मेन चीजें आ गई। जो हमारा मेन होता है, जैसे मैंने बात की थी उसमें लूज टूल्स की, अगर मैं बैलेंस शीट पॉइंट से बात करता हूं तो लूज टूल्स मुझे स्पेशली याद रखना है कि लूज टूल्स किसके अंदर आता है। बता यस, बताओगे? गलत नहीं किया, पूरा कर लिया। यस, अब ये आपको याद रखना है कि लूज टूल इज अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स और इन्वेंटरी में आएगा लूज टूल्स। करंट एसेट। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैं आपको इसको इन्वेंटरी और करंट असेट्स बोल रहा हूँ। अब जब हमने अपनी टेक्निक्स को यूज करना है फर्दर चैप्टर्स में, चाहे वो कैश फ्लो हो चाहे वो रेशियो हो, हम इसको फिक्स्ड असेट्स मानकर चलेंगे, क्योंकि अदर ऑर्गेनाइजेशन में लूज टूल्स या स्टोर एंड स्पेयर पार्ट जो होता है वो फिक्स्ड असेट्स ट्रीट होता है। अब वहां पर अब ये कंट्रोवर्सी नहीं आपने क्रिएट करने की सर फर्स्ट चैप्टर में तो आपने इसे करंट असेट्स में पढ़ाया है और ये पार्ट ऑफ इन्वेंट्री है हमारा, और आप रेशियो में आप इसे कह रहे हैं कि हमारी फिक्स्ड असेट्स होती है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें आपने स्पेशली याद रखनी है कि बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने करंट असेट्स मानना है, लेकिन जब आप रेशियो और कैश फ्लो करोगे तो फिर इसे नॉन करंट माना जाता है, करंट असेट्स नहीं माना जाता है। क्योंकि अगर हम वैसे 11th स्टैंडर्ड के नॉलेज की बात करते हैं तो लूज टूल आप लोगों को नॉन करंट असेट्स में ही बताया जाता है। तो क्योंकि जो आगे की टेक्निक्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो कंपनी के केस में एप्लीकेबल हो रही हो, आप पार्टनरशिप फर्म के केस में भी रेशियो एनालिसिस यूज करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। तो वो एक कॉमन एनालिसिस का टूल है जो कि केवल कंपनी के केस में नहीं अदर केस में भी एप्लीकेबल होता है। इसलिए वहां पर एक जनरल फिर बात की गई है, और जनरल में क्या होता है कि लूज टूल विल बी ट्रीटेड एज फिक्स्ड असेट। वो केवल एक कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जिसमें कि आप लूज टूल्स को फिक्स्ड असेट्स नहीं मानते, आप उसे करंट असेट्स में शो करते हैं। तो इस तरह की जो माइनर सी बातें हैं ना, वो चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। हाँ जी, चारवी ब्रेजा, नॉट ऑडिबल। यस सर। परो, हाँ जी चारवी, क्या स्टेटस है चैप्टर का? मैंने चैप्टर में अभी स्टार्ट नहीं किया। इसको फटाफट पढ़ना था, इसमें तो रिटर्न का कोई काम भी नहीं है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है आपने। हाँ जी सर, मेरे को समझ आ गया था कल, लेकिन मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अच्छा, मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ, मतलब कि एग्जांपल जो आप करोगे, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी करोगे, तो जो क्वेश्चन है आपसे आंसर भी डायरेक्ट वही दिया हुआ है जो आपको लिखना है, तो आप इसको सिर्फ रीड आउट भी कर लोगे तब भी चलेगा हमारा ये, ठीक है। हाँ जी परम जैन। परम जैन, आवाज नहीं आ रही शायद। हाँ जी, आज क्या डेट है? 14। Am I audible? 14। हमने क्या कहा था कि हमने पहले 4 चैप्टर किस डेट तक करवाने हैं? पता नहीं, डेट तो बताओ। 15 तक, देखा। और हम बिल्कुल अपने, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि अगर बीच में छुट्टी हो जाती है किसी रीजन से, या मान लीजिए हमें बीच में स्पीड को कम ज्यादा करना पड़ता है, तो मुझे अपना टारगेट मालूम है। मुझे मालूम है कि मैंने भी एक कमिटमेंट की हुई है, कमिटमेंट चार्जेस अभी आपने पूछा भी है, और वो कमिटमेंट ये है कि 15 नवंबर को मुझे हर हालत में आपका सिलेबस खत्म करना है। चाहे बीच में दिवाली आप मना लो, चाहे बीच में आप दशहरा मना लो। दिवाली कब की है वैसे? पता नहीं। दिवाली कब की है बेटे? 14 नवंबर। यस सर। 14 को खत्म, तो 14 को खत्म करेंगे, 15 भी नहीं होने देंगे। आप एक क्रैकर, अकाउंटेंसी का क्रैकर भी छोड़ देना 14 को कि हमारा कब कंप्लीट होगा सिलेबस, ठीक है जी। 101%, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे जो टाइम लगना है अप्रोक्स 1 मंथ का टाइम मुझे चाहिए 2 चैप्टर करवाने के लिए, रेशियो और कैश फ्लो। और मेरे पास अब उतना ही टाइम है, मेरे पास एग्जैक्ट 1 मंथ का टाइम है जो कि मुझे लगाना ही लगाना है रेशियो और कैश फ्लो के लिए, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्ट बी के, फॉर द फाइनल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अभी तक 20 मार्क्स में से हमने 8 मार्क्स का काम किया है, रेस्ट जो 2 चैप्टर हैं वो आपके 12 मार्क्स के हैं, जिसमें से 4 to 6 मार्क्स मैंने आपको सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर भेज दिए हैं, जो कि सीबीएसई ने अब हमें इश्यू किए हैं फॉर द सेशन 2021।
अब किसी भी तरह की कोई भी डाउट्स नहीं रह गए, क्लियर हो गया कि आपके कितने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने हैं, कितनी हाईएस्ट वेटेज के क्वेश्चन आने हैं, ब्लूप्रिंट कैसा आने वाला है, वो सब आपके पास आ चुका है। और एग्जैक्ट जैसा जैसा आपको बताया गया था, सिर्फ हमें डाउट था थोड़ा सा एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के बारे में, क्योंकि इस तरह का र्यूमर्स आ रहा था कि 50% आएगा, 50% आएगा, लेकिन वो आ रहे हैं हमारे पास 20 मार्क्स के। दैट मीन्स 25% आपका जो पेपर होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, उस फॉर्म में है। और बाकी का जो हमारा जो 75% है वो जैसे नॉर्मल पेपर बनता है वैसा ही पेपर बनता है। हमने कंपनी के इसमें आपको बोला था कि नियर अबाउट 14 मार्क्स का इश्यू ऑफ शेयर है, तो एग्जैक्ट 14 मार्क्स का ही दिया हुआ सैंपल पेपर में। और 6 मार्क्स का आपका जो है इश्यू ऑफ डिवेंचर है, इसमें 2 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। हमने आपको बोला हुआ है कि इश्यू ऑफ शेयर में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं इंटरनल चॉइस में उसी चैप्टर में। वो एज इट इज सैंपल पेपर में भी वही आया जो हमेशा हर साल होता है। ये पार्ट बी की जहां तक हम बात करते हैं, हमने आपको कैश फ्लो, हमने आपको कंपैरेटिव और कॉमन साइज में हमने कहा था कि एक क्वेश्चन आता है, वो लास्ट टू लास्ट ईयर तक एक ही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन लास्ट ईयर से क्वेश्चन तो एक है, लेकिन इंटरनल चॉइस दे दी गई है कंपैरेटिव और कॉमन साइज। अब आप सैंपल पेपर को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें भी इंटरनल चॉइस दी हुई है कंपैरेटिव और कॉमन साइज। उसके बाद रेशियो जो इसमें दिया हुआ है, आई थिंक मैंने जहां तक देखा रेशियो को, वो 6, 4 या 6 मार्क्स है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया इसको, लेकिन अल्टीमेटली वो मैक्सिमम वही वेटेज है, 4 to 6 मार्क्स का रेशियो है। और बैलेंस जो है आपका फिर वो कैश फ्लो है आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है। 4 मार्क्स का रेशियो आई थिंक, और 6 मार्क्स का आपका कैश फ्लो प्लस 8 मार्क्स का, मतलब कि 8 मार्क्स का कैश फ्लो है और 4 मार्क्स का रेशियो है। वो जो सैंपल पेपर अब आया सीबीएसई का, जैसे आप लोगों ने पार्ट ए कंप्लीट किया हुआ है, तो आपको कभी भी टाइम निकालकर उस पार्ट ए के सारे क्वेश्चन कर लेने चाहिए। तो एक बार 2-3 बार आप उस सैंपल पेपर को करोगे, ताकि तुम्हें पैटर्न पता लग जाए कि इस पैटर्न पर हमें फाइनल पेपर को फेस करना, और इसी पैटर्न पर आपको प्रैक्टिस करनी है फिर क्वेश्चंस की। ऐसे पार्ट बी में आपने कंपैरेटिव कॉमन साइज कर लिया है, वो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, करके देख लो आप उस क्वेश्चन को भी। फर्स्ट चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप फर्स्ट चैप्टर में देखोगे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे कि वही हेडिंग से हेडिंग या उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखोगे सैंपल पेपर का क्वेश्चन में आता है कि नहीं आता, ठीक है ना। तो वो सैंपल पेपर आपको हमें हालांकि हर एक सब्जेक्ट के भेज दिए। एनालिसिस मुझे याद नहीं, मैंने आपको भेजा नहीं भेजा, एनालिसिस भी आ चुका है। वो एनालिसिस किसी ने शेयर किया था, थी मुझे ध्रुव मेहता, तुमने किया था शेयर बेटे को? कौन सा सर? एनालिसिस तुमने कुछ भेजा था अकाउंट्स का मेरे पास, एससी अग्रवाल, जिसमें बताया हुआ था कि 1 मार्क्स से कितने क्वेश्चन है टोटल सैंपल पेपर में। यस सर, मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है। हाँ वो आपने भेजा था ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि भाई एनालिसिस आपको वही उसी सैंपल पेपर का ही एनालिसिस। देखो हमेशा प्राइवेट पब्लिशर जो सैंपल पेपर निकालते हैं, पहले सीबीएसई सैंपल पेपर निकालता है, उसके बाद अब देखो जो ध्रुव में भेजा उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सैंपल पेपर विल बी कमिंग सून। इसी सैंपल पेपर के बेस पर जो सीबीएसई ने एक पेपर दिया है, इसके बेस पर प्राइवेट पब्लिशर क्या करते हैं, सेम पैटर्न पर पेपर बनाकर सैंपल के फॉर्म में वो आपको प्रैक्टिस के लिए सेंड करते हैं फिर वो। तो बेसिक जो हमारा जो सीबीएसई ने पेपर दिया है, मेन हमारे लिए वो हमारी गाइडलाइंस वो है। मतलब उस तरह का पेपर बिल्कुल वही ब्लूप्रिंट पे पेपर आएगा जो सीबीएसई ने दिया है फॉर द सेशन 2021। उसको आपने एक स्टैंडर्ड मानकर उस तरह के क्वेश्चंस की आपने तैयारी करनी है। चलिए बेटे मुझे स्टार्ट करना है चैप्टर रेशियो एनालिसिस। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आज ले लेते हैं, कल से हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आज आपको आज का टाइम और मिल जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए जिनके भी रह गए हैं। कल से हमारा प्रैक्टिकल होमवर्क शुरू हो जाएगा फॉर द चैप्टर रेशियो एनालिसिस। ये अकाउंटिंग रेशियोज का चैप्टर बेटे हमारे पास चैप्टर नंबर 5 सेकंड लास्ट चैप्टर है अभी हमारा। इसके बाद हमें लास्ट चैप्टर फेस करना है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस मंथ के अंदर ओके बारो यू कैन लीव बेटे। अगर आप सुन सकते हैं तो 5-10 मिनट सुन लो, अदरवाइज आप प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं।
लीव कर लो, कल हम दोबारा इसको बताएंगे और कल हम स्टार्ट तो कल ही करना है बेसिकली। तो हम बात कर रहे हैं बेटे कि कोशिश हमारी ये रहेगी कि इस मंथ के अंदर अंदर हमारा चैप्टर शुरू हो जाए। अच्छा, एक बात और करनी थी आप सभी से कि क्या अब हम ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर सकते हैं? आपकी क्या ओपिनियन क्या है आपकी इसके रिगार्डिंग? क्योंकि मेरे पास एक दो बच्चों की क्वेरी आई है कि सर आप ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे। मैंने तब भी बोला था कि एज पर अदर्स रिस्पॉन्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सेंटर पर जा ही रहा हूँ डेली बेसिस पर। अगर आप, लेकिन वो नहीं किया जा सकता कि 50% कहें या 70% कहें कि सर ऑफलाइन और 30 कहें ऑनलाइन, फिर दो तो मुश्किल हो जाए। एक ही पैटर्न पे चलना पड़ेगा, या तो थोड़ा दिन और अगर ऑनलाइन चलना चाहते हैं तो चला लीजिए, थोड़ा दिन और चला लीजिए। सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, रिवीजन क्लासेस हमारी फिर ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी, जैसे आपको ठीक लगता है। मतलब मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन में भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑफलाइन में भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। मैं अभी जस्ट ऑफलाइन क्लास लेकर यहाँ पर आता हूँ, फिर मुझे ऑनलाइन क्लास शुरू करनी होती है, इसलिए मैं कई बार 5-7 मिनट ऊपर नीचे करता हूँ कि मैं वहां लेट हो जाता हूँ कई बार। तो मेरे लिए तो उल्टा ज्यादा ईजी हो जाएगा ऑफलाइन, ताकि मैं वहीं के वहीं क्लास ले पाऊँ। बाकी आप जैसा ठीक कहेंगे, जैसा मतलब है कि कहेंगे सभी के ओपिनियन के साथ। अगर आपको लगता है कि सर अभी और चलने दो 15-20 दिन या सिलेबस होने दो, रिवीजन वहां से स्टार्ट कर लेंगे, और अगर आपको लगता है कि सर अब स्टार्ट कर लेते हैं, तो जैसे आप कहोगे आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सभी के अकॉर्डिंगली ही हमें चलना बेटे इसमें। चलिए बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नेम है हमारा अकाउंटिंग रेशियोज, और जैसे हमने कहा है कि एग्जैक्ट हमने 15 डेज लगाने हैं रेशियो पर, और 15 डेज ही हम लगाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। 1 मंथ में हमें कंप्लीट करने हैं दोनों चैप्टर, टारगेट हमारा यही रहेगा। स्टिल सेकंड चैप्टर को अभी हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है, वो केवल थ्योरी है, प्लेन थ्योरी है वो बीच बीच में हम अपने आप उस चैप्टर पर चले जाएंगे और उसको थ्योरी शेयर कर लेंगे आप लोगों के साथ। यस बेटे, अकाउंटिंग रेशियोज में एक वर्ड आ रहा है हमारा रेशियो। आप डिफाइन कर सकते हैं रेशियो को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो? रिवांशी, रिवांशी रेशियो क्या होती है बेटे? रेशो It's a relationship between two items, like a number of type. Yes, Of it is a one relationship. Yes, or we can say that it is a mathematical expression of two numbers in which one number is expressed in relation with another number. Ultimately एक relation है बेटे between two numbers का, जिसे कि हम रेशियो बोलते हैं। Now what is the meaning of accounting ratios? और रेशियो एनालिसिस क्या होता है बता सकते हैं? व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो आप दे सकते हैं, वो तो आपको मालूम हो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, तो इसका क्या मीनिंग होगा? रेशो को एनालाइज करना। क्या आपको स्टेटमेंट है हमारे पास? यस मृदुल, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? हर्ष, सर रेशो को एनालाइज करना, उनकी स्टडी करना, मतलब कि रेशियो को एनालाइज करना नहीं बेटे, रेशियो की स्टडी नहीं करनी, रेशियो को यूज करना है। और किसको एनालाइज करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है। मैं आपसे सुनना चाहता था, अब ये कह देते हैं कि सर इट इज ए टेक्निक टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि मालूम है हमने आपको बार बार नंबर ऑफ टाइम्स रेपिटेशन में बोला कि वी हैव 6 टेक्निक्स टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमने रेशियो एनालिसिस का भी नेम लिया और कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस का भी नेम लिया। तो व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? इट इज ए टेक्निक, इट इज ए टूल, इट इज ए मेथड व्हिच इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस पर्पस, जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। उस एक पर्टिकुलर टेक्निक है हमारी ये भी एक, जिसे रेशियो एनालिसिस बोला जाता है। एंड व्हेन वी एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियोज, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियोज, उसे बोला जाता है बेटे रेशियो एनालिसिस। अब अभी हमने बात की कि रेशियो क्या होती है। हमने कहा कि रेशियो इज सिंपली एन एक्सप्रेशन
in which a number is expressed in relation with some other number or any other number. इसी तरह से अकाउंटिंग रेशियो क्या होती है? अकाउंटिंग रेशियो इज आल्सो एन एक्सप्रेशन in which one accounting term is expressed in relation with another accounting term, जिसमें एक अकाउंटिंग टर्म को दूसरी अकाउंटिंग टर्म के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, उस एक्सप्रेशन को बोला जाता है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो को कैसे प्रेजेंट करते हैं? रेशियो को कैसे प्रेजेंट करते हैं? यस पलक, रेशियो को कैसे प्रेजेंट करते हैं बेटे? बड़ी देर बाद ऑन होता है माइक आप लोगों का। हाँ जी, हम रेशियो को प्रेजेंट करते हैं लाइक 2:1, 3:1, 4:1। दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशियो जो अभी तक हमें मालूम है। यस और नो? यस सर। यस बेटे, यस, ठीक है ना। कई बार तो हम पूछ लेते हैं, अगर हम मान लो स्टूडेंट से पूछते हैं भी रेशियो क्या होती है, तो स्टूडेंट आंसर देता है सर 2:1 ये रेशियो है, 3:1 ये रेशियो है। तो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशियो। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन we can present the ratio in 4 ways. We can say that there is 4 way of the presentation of a ratio. हम रेशियो को 4 तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं एंड दीज आर सिंपल फॉर्म और प्योर फॉर्म। ये जो हमने बोला है 2:1, this is said to be a simple way of presentation of pure form of presentation of the अच्छा मैं नहीं देता आपको पानी, कोई नहीं। एक होता है इन रेट्स और इन टाइम्स। हम 2:1 को 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं बेटे। इसे बोला जाता है इन रेट्स और इन टाइम्स प्रेजेंट करना। दैट मीन्स द फर्स्ट नंबर इज जस्ट डबल देन द सेकेंड वन, और द फर्स्ट नंबर इज 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द सेकेंड नंबर। तो 2 टाइम्स, ऐसे 3:1, 3 टाइम्स, 1.5:1, 1.5 टाइम्स, 0.5:1, 0.5 टाइम्स। तो ये भी एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है रेशियो का। एक होता है बेटे इन फ्रैक्शन। हम रेशियो को फ्रैक्शन में भी शो कर सकते हैं। That means 2:1 means 2 divided by 1, 3:1 means 3 divided by 1, 1.5 divided by 1, 0.5 divided by 1. This is also a way of presentation, जिसे इन फ्रैक्शन बोला जाता है। और एक होता है इन परसेंटेज। हर्ष, 2:1 कितने परसेंट होगा बेटे? 2:1 जल्दी से आंसर 200% नहीं है। 2:1 200%। वेरी गुड, 200%। वैसे मैं बता दूं, 90% बच्चे गलत आंसर देते हैं फर्स्ट टाइम, फिर कहते हैं ओ 200%। ठीक है सर। 3:1 300। जल्दी से मेरे को ही बताना है। 300। 300%। 1.5:1 150%। 150%। 0.5:1 150 50% कंफ्यूज हो गया था सर, वो नीचे 50%। 50%। और अगर ये 0.05:1 हो तो 5%। 5%, yes. So this is also a way of presentation of a ratio. तो जरूरी नहीं है बेटे कि रेशियो हमें इसी तरह से शो करनी है कि 2:1, 3:1, 1.5:1 या 0.5:1। This is the one of the way to present the ratio that is named as simple way और pure form of ratio वो ये होती है। In rates or in times, 2 times, 3 times, 1.5 times, 0.5 times, in fraction और in percentage। हर एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन में आपका आंसर एक्सेप्टेबल होगा। अगर आप प्योर फॉर्म में आंसर देना चाहते हैं तो प्योर फॉर्म में, इन रेट्स में आंसर देना चाहते हैं रेट्स में, इन फ्रैक्शन में आंसर देना चाहते हैं फ्रैक्शन में, परसेंटेज में आंसर देना चाहते हैं, पर हर एक फॉर्म में आपका आंसर एक्सेप्टेबल होगा। कई बार क्या होता है कि हमारी रेशियो आ रही होती है सपोज 0.25:1 और आंसर में लिखा होता है 25%। बच्चा कहता है सर हमारी तो 2.5 आ रही है, आंसर में 25% दिया हुआ है, तो हमारा आंसर गलत है।
ये वो स्टूडेंट बात करते हैं जिनको इस बात की नॉलेज नहीं होती कि देयर आर डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशियो, और फिर उन्हें फर्दर ये मालूम नहीं होता कि 2.5:1 और 25% इज द सेम थिंग। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि देयर आर 4 वेज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशियो, प्योर फॉर्म, इन डेट्स और इन टाइम्स, फ्रैक्शन और इन परसेंटेज। हम बात कर रहे हैं बेटे रेशियो एनालिसिस की, एंड वैसे हम क्या स्टडी कर रहे हैं हर्ष? अकाउंटिंग रेशियो। गलत गलत। रिवांशी हम क्या स्टडी कर रहे हैं? फिर क्या कर रहे हैं? रेशो। रेशियो। पलक हम क्या स्टडी कर रहे हैं? रेशियो एनालिसिस। मृदुल? क्या कर रहे हो सर? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेट। वेरी गुड, दिस इज द एग्जैक्ट एंड राइट आंसर। हम लोग रेशियो एनालिसिस नहीं कर रहे, हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हम एक टेक्निक अप्लाई करने जा रहे हैं, दैट इज सेड टू बी द रेशियो एनालिसिस। अल्टीमेटली वी आर डूइंग द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जैक्टली, ठीक है। माइंड में हमेशा रखना है कि हमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है, हमें उसके लिए हम एक टेक्निक यूज कर रहे हैं, हम डिफरेंट रेशियोज की हेल्प से एनालिसिस करेंगे, बट अल्टीमेटली वी आर डूइंग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमने बात की बेटे कि रेशियो एनालिसिस में जो होता है कि व्हेन वी एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रेशियोज, दैट मीन्स हमें डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियोज को यूज करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। दैट मीन्स रेशियो विल नॉट बी एनी वन रेशियो, देयर विल बी द नंबर ऑफ रेशियोज व्हिच विल बी यूज्ड फॉर द एनालिसिस पर्पस। क्योंकि हमें अकाउंटिंग रेशियोज यूज करनी है और एनालिसिस करना है, तो कोई एक रेशियो से एनालिसिस नहीं होगा, उसके लिए हमें डिफरेंट रेशियोज यूज करनी पड़ेंगी एनालिसिस पर्पस के लिए। दैट्स व्हाई देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। अब हमें रेशियोज की क्लासिफिकेशन चाहिए, हमें इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियोज कौन कौन सी हैं जिनको यूज करके हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। तो ब्रॉडली these ratios are classified into 4 parts. ब्रॉडली हम इसे 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एंड these are number 1 liquidity ratios, which is also named as short term solvency ratios. Second one is solvency ratios, which is also named as leverage ratios or capital structure ratios. Third one is turnover ratios, which is also named as activity ratios or performance ratios. And fourth one is profitability ratios, which is also named as income ratios. अब देखो मैंने जितने नेम बोले हैं, मुझे मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एकदम याद हो जाएंगे, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि पार्ट बी में क्रैमिंग ही क्रैमिंग है। आपको तो रटना ही रटना है, शुरू से लेके लास्ट तक रटवाते ही रहना है मुझे आपको। अभी तक हम फॉर्मेट रट रहे थे, चाहे वो कंपैरेटिव का था, चाहे कॉमन साइज का था, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट थी, चाहे बैलेंस शीट थी। अब हमें रेशियो के फॉर्मूले रटने हैं, इसमें रेशियोज के नेम रटने हैं कि एक नेम नहीं है, 2-2, 3-3 नेम दिए हुए हैं। तो पता होना चाहिए कि इसी को, जैसे हम डेप्रिसिएशन करते थे कि स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी नेम से पूछा जा सकता है। ऐसे यहाँ पर एक रेशियो के अगर 2-2, 3-3 नेम है, तो आपको सारे नेम रटने हैं, किसी भी नेम से पूछा जा सकता है। ये ना हो कि रेशियो में आती है लेकिन दूसरा नेम मालूम नहीं है, तो फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा। अब ये मैंने आपको ब्रॉड क्लासिफिकेशन बताई है, इनके अंदर फिर रेशियोज हैं डिफरेंट, और टोटल आपको नियर अबाउट 19 to 20 19-20 रेशियोज हमें करनी है। मींस 19-20 फॉर्मूले आपको रटने हैं फिर, और उन फॉर्मूले के कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, फिर उसको याद करना है आपने। तो चैप्टर में यहाँ पर भी क्रैमिंग की रिक्वायरमेंट पूरी है, यहाँ पर भी पूरी क्रैमिंग चाहिए हमें। पहले रेशियो के फॉर्मूले रटो, फिर रेशियो के जो कंपोनेंट है उनमें क्या क्या आता है वो चीज ध्यान रखो। अगर वो सब चीजें ध्यान रखेंगे तो आप इजिली क्वेश्चन कर लेंगे। जिनके पास मैथ्स होता है वो तो और भी जल्दी निकाल देते हैं क्वेश्चन, कहीं प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे मर्जी निकाल दो। x मानो, y मानो, 100 मानो, लॉगरिथम अप्लाई कर दो, जो मर्जी करो, आंसर सेम आ गया तो आपका हर एक भी एक्सेप्टेबल, कहीं प्रॉब्लम नहीं है हमारी। ठीक है बेटे,
कल से ही हमने छोटी सी इंट्रोडक्शन दी है कि हम क्या करने वाले हैं और अल्टीमेटली यहाँ पर फिर हमें क्रैमिंग चाहिए। कल से आप लोग रेडी रहेंगे। आज के लिए फर्स्ट चैप्टर को फिर पढ़ लो दोबारा से, जिनका नहीं हुआ वो जरूर आज के लिए कर लेंगे क्योंकि आज और कोई होमवर्क नहीं है। कल से फिर इस चैप्टर का होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है आपने। एग्जैक्ट हम 15 दिन लगाएंगे, चाहे बीच में मुझे आपको एक फ्री डे देना पड़े, हम 15 दिन से पहले इस चैप्टर को खत्म नहीं करने वाले क्योंकि नियर अबाउट 150 क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर में, एडिशनल मिलाकर मोर देन 150 है। तो 150 क्वेश्चन करने हैं 15 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो आराम से हो जाएंगे 15 दिन में क्वेश्चन हमारे। उसके बाद नेक्स्ट 15 फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट चैप्टर आने के बाद चाहे और रिलैक्स हो जाना क्योंकि फिर हमें पता होगा कि डेस्टिनेशन पर हम पहुंच गए हैं, अब हमें इससे आगे नहीं चलना। ठीक है जी, चलिए ओके बेटे, कल फिर आप रेडी रहेंगे। हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज। ओके बाय बेटे।